हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग वांगजी से कहता है लैनज़ेन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जिसे सुन वांगजी एक गहरी सांस लेने के बाद कहता है विहिंग, जब ये युद्ध ख़त्म हुआ तब मून गॉडेस सबसे मिलने आई थी और उन्होंने कहा था इस बार तो तुम सभी ने उसे कैद कर दिया, पर कुछ सालों बाद वो उस बैरियर को तोड़कर फिर से आएगी और फिर से दोनों वर्ल्ड पर राज करने की कोशिश करेगी। तब आप सब क्या करोगे? जिसे सुन सभी मेंबर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तभी सभी सेक्ट मास्टर सामने आए और मून गॉडेस को वो करते हुए कहा, हम सभी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम उसे उसके वर्ल्ड में पहुंचा दें, पर हम वो नहीं कर पाए। आखिर में हम सभी ने उसे यहीं पर कैद कर दिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें? जिसे सुन मून गॉडेस कहती हैं, अगर आप सब उसे वहाँ पर पहुँचा भी देते तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। डार्क क्वीन को उसके वर्ल्ड में कैद रखने के लिए सभी ने मिलकर जो बैरियर बनाया था, उस बैरियर को जिन लोगों ने डार्क क्वीन को यहाँ पर बुलाया उसे तोड़ दिया था। अगर वो वहाँ पर चली भी जाती तो दोबारा यहाँ पर आ ही जाती। तब सभी कहती हैं, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, कोई तो उपाय होगा। तब मून गॉडेस कहती हैं, जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, ठीक वैसे ही बुराई है तो बुराई को ख़त्म करने वाला भी आएगा ज़रूर। जिसे सुन मैडम लैन कहती है, तो आप बताइए वो कहाँ पर है, वो पर्सन कहाँ है? अगर आपने हमें बता दिया तो मैं उसे ढूंढकर ज़रूर लेकर आऊँगी। तब मून गॉडेस कहती है, वक्त आने पर वो जन्म लेगा, अभी तक वो वक्त नहीं आया। जिसे सुन मैडम लैन कहती है, तो आप यही बता दीजिए कि वो कहाँ पर पैदा होगा। तब मून गॉडेस कहती है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर मैं तुम्हें एक चीज़ दे सकती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और उनके हाथों में एक बड़ी चीज़ आई। उन्होंने मैडम लैन को बुलाया और उसे उनके हाथों में दे दिया। उस चीज़ को कपड़े से कवर किया हुआ था, तो मैडम लैन को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। वो थोड़ा भारी था। तभी दो डिसिपल आकर मैडम लैन के हाथों से उसे ले गए। मून गॉडेस उन दोनों को कहती है, संभाल कर उसे नीचे मत गिराना। तब मैडम लैन कहती है, ये क्या है? तब मून गॉडेस कहती है, बस तुम इसे संभाल कर रखना, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मैडम लैन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मून गॉडेस वहाँ से गायब हो गई। इतना कहने के बाद वांगजी फिर से चुप हो गया। विहिंग चुपचाप वांगजी को देख रहा था। शायद वांगजी आगे क्या हुआ बताए, पर कुछ समय तक जब वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा तब विहिंग को गुस्सा आने लगा। वो कहता है, लैनज़ेन तुम बता रहे थे ना, तो तुम बीच में रुक क्यों गए, बताओ। पर वांगजी से उसे कुछ भी जवाब नहीं मिला, जिसे देख विहिंग का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूँगा। ये कहकर उसने अपने चेहरे को दूसरी ओर कर लिया। इस तरफ वांगजी फर्श को घूरते हुए सोचता है, अगर विहिंग को पता चला कि मैं उसे किस वजह से लेने गया था तो शायद विहिंग मुझे छोड़कर चला जाए। नहीं, वो नहीं जा सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, ताकि वो मुझे कभी भी छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे। इस तरफ विहिंग ने अपनी तिरछी नज़रों से वांगजी की ओर देखा। शायद वांगजी उसे बनाए और उसे सारी बातें बताए, पर वांगजी अभी भी फर्श को घूर रहा था। जिसे देख अब विहिंग गुस्से से वांगजी को कंधे से हिलाते हुए कहता है, लैनज़ेन तुम बता रहे थे ना, फिर चुप क्यों हो गए, जल्दी बताओ। जब विहिंग ने इतनी ज़ोरों से वांगजी को हिलाया तब वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने विहिंग के तरफ एक बार देखा, फिर उसने अपने सिर को नीचे झुकाए कहा, जब ये घटना हुई तब मैं सिर्फ 2 या 3 महीने का था। जब मैं 15 साल का हुआ, मैं रात के वक्त माँ के पास सोने आया था। उसी दिन ज़रूरी सभा बुलाई गई थी, इसीलिए माँ अपने कमरे में नहीं थी। मैं जिंगसी के बाहर चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठकर आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा था। उसी वक्त मुझे अपने सीने में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई और दर्द भी हो रहा था, मानो कोई मुझे हज़ारों सुइयां चुभाते हुए कुछ मेरे चेस्ट पर बनाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत ही वहाँ से अपने कपड़े को हटाया तो देखा वहाँ पर अपने आप ही एक आकृति उभर रही थी। उसे अच्छी तरह देखने के लिए मैं जिंगसी के अंदर चला आया। जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा वो आकृति पूरी तरह बन चुकी थी और उसे साफ साफ देखा जा सकता था, जिसे देख मैं थोड़ा हैरान और परेशान भी था।
मैंने अपने कपड़े को सही किया और जिंगसी के खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसे ही कुछ समय गुजर गए। जब माँ आई तो उन्होंने देखा मैं खिड़की के पास खड़ा था। वो मेरे पास आकर कहती है, लैनज़ैन तुम अभी तक सोए नहीं, रात बहुत हो चुकी है। मैं जब पीछे मुड़ा तो वो मुझे चेहरे को देखकर समझ गई कि मैं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो मुझसे कहती है, लैनज़ैन क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या फिर किसी बात से तुम परेशान हो? तब मैंने माँ को सारी बात बताई। पहले तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उन्होंने मुझे वो निशान दिखाने के लिए कहा। मैंने जब उन्हें दिखाया तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक थी, फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। उनके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने कहा, बेटा ये सोलमेट का निशान है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी अचानक वो रुकी और कहा, पहले मुझे ये बताओ ये निशान किस वक्त आया? तब मैंने कहा, करीब 2 घंटे पहले। जिसे सुन वो पूरी तरह शॉक्ड थी। फिर कुछ समय बाद वो एक छोटी सी स्माइल लिए मेरे कपड़ों को ठीक किया और मुझे बेड पर लेकर बिठाते हुए कहा, बेटा तुम अपने सोलमेट को अच्छे से ध्यान रखना। जैसे मैं तुम्हारे फादर के साथ हमेशा रहती हूँ, वो भी तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। हमेशा यह ध्यान रखना कि उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो। जिसके लिए मैंने हाँ में अपना सर हिलाया। माँ ने ज़्यादा कुछ तब नहीं कहा था। फिर अगले दिन फिर से सभा बुलाई गई और उन लोगों के बीच कुछ बातचीत हुई। जब मैं 18 साल का हुआ तब मुझे बताया गया कि मेरा जो सोलमेट जिस वक्त पैदा हुआ था उसी वक्त वो पर्सन पैदा हुआ था जो कि वर्ल्ड को बचा सकता है। तो सभी को यही लग रहा था कि मेरा जो सोलमेट है वही डार्क क्वीन को मार सकती है। ये सुन विहिंग को तो एक बड़ा झटका लगा। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसे कुछ ऐसा सुनने मिलेगा। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी उससे कुछ छुपा रहा है, पर ऐसा कुछ उसे सुनने को मिलेगा उसने ये नहीं सोचा था। उसे लगा था उसे शायद उसके माँ के बारे में कुछ जानने के लिए मिले, पर इसे सुन तो वो खुद ही शॉक में चला गया। क्या मैं डार्क क्वीन को मार सकता हूँ? वांग जी विहिंग का सवाल सुनकर हाँ में अपने सिर को हिलाता है। अब विहिंग अपने दिल में कहता है, पहले अगर कोई मुझे ऐसा कुछ कहता तो शायद मैं यकीन कर लेता। मुझे लगता था शायद मेरे पास कोई पावर है, पर जब मैं यहाँ पर आया और अंकल ने मुझे ट्रेनिंग दी, मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। मैंने बहुत बार यूज़ करने की कोशिश करी पर नहीं हुआ। तो फिर मैं उस इविल स्पिरिट को कैसे मारूंगा? अरे नहीं, वो स्पिरिट नहीं है, वो डार्क क्वीन है, मतलब सबसे ज़्यादा इविल। वो गॉड, मैं कहाँ फंस गया? तभी उसे कुछ क्लिक हुआ जिसे सोचकर उसके दिल में दर्द होता है। इसका मतलब लैनज़ैन भी मुझे सिर्फ इसीलिए लेकर आया था ताकि मैं दुनिया को बचा पाऊँ। इसका मतलब लैनज़ैन मुझसे प्यार नहीं करता। उसने तुरंत ही अपने चेस्ट पर हाथ रख लिया। वो दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। विहिंग की ये हालत देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा वरीड हो गया। वो कहता है, विहिंग तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है? मैं वैद्य को बुलाऊं? विहिंग। पर विहिंग ने कुछ भी नहीं कहा। इस तरफ मुँह अपने साथ कुछ सैनिक को लेकर गई थी, जिसमें वांग जी ने आयुआन को भी भेजा था। वो सभी जब गांव पहुंचे, वहां का हालात देखकर आयुआन ने वांग जी को बटरफ्लाई मैसेज भेजा। मू गांव के अंदर जाते हुए सभी के हालात देख रही थी। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो कि घायल नहीं था, और घरों को तो बुरी तरह तबाह किया गया था। वो रहने के लायक नहीं बचे थे, और जिन लोगों के बच्चे लिए गए थे वो बिलक बिलक कर रो रहे थे और मुँह को आकर कह रहे थे, वो मेरे बच्चे को ले गए, प्लीज़ उसे ले आओ, वो सिर्फ 3 महीने का है। कोई कह रहा था वो सिर्फ 3 साल का है, कोई कहता है वो 6 साल का है। मुँह सिर्फ सबकी बात सुन रही थी। वो जब अपने घर के पास पहुंची तो उस घर की हालत भी बहुत बुरी थी। वहाँ पर एक ग्रानी बैठी हुई थी जिन्हें की चोट लगा हुआ था, पर वो किसी को दवाई लगा रही थी। मुँह जब पास जाकर देखती है तो वो उसकी बर्ड को दवाई लगा रही थी। उसकी बर्ड को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी।
जिसे देख मू रोने लगी और वो कहती है इसे क्या हुआ। तब वो ग्रैंडमा कहती है जब तुम्हारे भाई को वो लोग ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब ये उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो इन लोगों ने इसे पकड़कर जोर से पेड़ के ऊपर पटक दिया और उसका एक पंख टूट गया और वो बहुत ज़्यादा घायल है। जिसे सुन मुँह फूट फूट कर रोने लगी। उसके भाई को वो सभी लेकर चले गए और वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी यानी वो छोटा सा पक्षी, उसे भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है। तभी आयुआन कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैंने सेनापति को पत्र लिख दिया है, वो तुरंत ही यहाँ पर पहुँचते होंगे। इस तरफ वांगजी विहिंग को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड था। वो कहता है विहिंग तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, बताओ क्या तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है। पर विहिंग कुछ भी नहीं कहता। तो वांगजी वहाँ से उठकर वैद्य को बुलाने जाने लगा। तभी विहिंग ने तुरंत ही वांगजी का हाथ पकड़ लिया और बड़े ही मुश्किल से कहता है क्या तुम मुझे इसीलिए यहाँ पर लेकर आए थे। वांगजी कुछ कहता उससे पहले ही बटरफ्लाई मैसेज उड़ते हुए वांगजी के पास आया, जिसे देखकर वांगजी ने तुरंत ही खोला और उसके अंदर लिखे हुए मैसेज को पढ़ने लगा। उसे पढ़कर वांगजी विहिंग से कहता है विहिंग बस थोड़ा सा इंतज़ार करो मेरे लिए, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ।